हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री की सीरीज़ में। आज आपका डे 2 है, यानी इससे पहले एक क्लास हम दे चुके हैं और इसमें हम केमिस्ट्री की सीरीज़ में केमिस्ट्री के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आरआरबी में पूछे गए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को कर लोगे तो कम से कम 20 से 25 में से 20 से 21 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक वेट से स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने 20 क्वेश्चन कराए थे 20, और आज करेंगे 21 से स्टार्ट। तो दोस्तों आज पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं ये कैसे पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर अवस्था में परिवर्तन, ये भी सही है, क्योंकि जब तक अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तब तक केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं ये नहीं पता चलेगा। गैस का उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है गैस का निकलना। जब तक गैस नहीं निकलेगी तब तक रासायनिक क्रिया नहीं मानी जाएगी। रंग का बदलना, इससे भी पता चलता है हमें रासायनिक क्रिया का। और चौथा ऑप्शन है ये सभी विकल्प, यानी यही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। तो दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। दोस्तों 22 क्वेश्चन जो है वो मास के संरक्षण के नियम पर आधारित है। और ये क्वेश्चन है आपका, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों द्रव्यमान को, द्रव्यमान यानी कि मास को, ये द्रव्यमान को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ये किस नियम से संबंधित होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप इसे द्रव्यमान से भी याद रख सकते हैं। अगर द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता तो वो कौन सा नियम हो जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण कब मानी जाती है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो दोस्तों कोई भी समीकरण संतुलित है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? जब दोनों तरफ के, यानी अभिकारक और उत्पाद, दोनों तरफ के क्या होंगे, दोनों तरफ के जो भी अभिकारक और उत्पाद हैं उनका जो मास है यानी द्रव्यमान है, जब तक दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक समीकरण संतुलित नहीं होगी। तो द्रव्यमान बराबर होंगे तभी समीकरण संतुलित मानी जाती है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कोई भी समीकरण संतुलित है या नहीं ये किससे पता चलेगा? द्रव्यमान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे कहा जाता है। तो दोस्तों कोई भी जब हम रिएक्शन कराते हैं, कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक, और रिएक्शन के बाद जो भी बनते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो जब तक इन दोनों का द्रव्यमान बराबर नहीं होगा तब तक समीकरण संतुलित नहीं होगी। इसीलिए इस नियम को बोलते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को उत्पादन किया है। यानी कि ये आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम दोस्तों किसने दिया था? तो दोस्तों स्थिर अनुपात का जो नियम था वो किसने दिया था? जोसेफ प्रोउस्ट।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इस तरह अनुपात का नियम किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर है जोसेफ प्रोउस्ट ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन में एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्थिर अनुपात का नियम, तत्व संयोजन का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों के 3:8 के अनुपात द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। ये नियम किससे सहमति करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन जो होती है वो किसके अनुपात में होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इससे कम से कम एक क्वेश्चन आपको ग्रुप डी एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। तो डाल्टन का सिद्धांत दोस्तों किस नियम पर आधारित है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन। दोस्तों डाल्टन का जो नियम है वो किस पर आधारित है, वो रासायनिक संयोजन पर आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29। दोस्तों अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मॉलिक्यूल और एटॉमिक वेट से संबंधित हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपका 1 नंबर 100% पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन मॉलिक्यूल और एटॉमिक से। क्वेश्चन नंबर 29 है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाते हैं। तो दोस्तों जो परमाणु होते हैं, परमाणु यानी एटम, परमाणु से जुड़कर क्या बनते हैं, हमारे अणु बनते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अणु। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 30। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो है, एक ही तत्व या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बनाते हैं। तो अभी हमने देखा था परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों, परमाणु चाहे वो एक ही तत्व के परमाणु हो या फिर अलग अलग तत्वों के परमाणु हो, तो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, अणु बनाते हैं। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो अणु हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, अणु यानी कि मॉलिक्यूल। एटॉमिक यानी एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अणु। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। दोस्तों कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 और कॉपर सल्फेट में जल के यानी वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो होते हैं 5। इसको आपको याद रखना है, 5 जल के मॉलिक्यूल होते हैं, 5H2O। तो कॉपर सल्फेट में जल के कितने अणु पाए जाते हैं, 5। और इसका आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कॉपर सल्फेट में कितने जल के अणु होते हैं, 5 जल के अणु पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 में पूछा गया कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या पूछा गया है, कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा गया है। तो इसके लिए आपको परमाणु द्रव्यमान यानी प्रत्येक एटम के परमाणु द्रव्यमान याद होने चाहिए। तो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 40,
आपको याद रखना है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक वेट कितना होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16 और इन दोनों का अनुपात बताना है तो काट लेंगे 8 से काट लेंगे 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16 तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5:2। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं तो 5:2 के अनुपात में होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है 33 में, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों जो पानी का फॉर्मूला होता है वो आप सभी को पता है क्या होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात पूछा गया है जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। तो दोस्तों हाइड्रोजन का आपको एटॉमिक वेट मैंने पहले ही बताया है, आप लगभग 20 तक यानी कैल्शियम तक आप सभी के एटॉमिक वेट याद कर लीजिए। तो दोस्तों हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है 1 और इसके साथ 2 लगा हुआ है यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16 तो ये हो जाएगा 2:16। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1:8 यानी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं 1:8 के अनुपात में होते हैं और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया अमोनिया में N2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान किस अनुपात में होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3 और इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के क्या पूछे गए हैं एटॉमिक वेट का रेशो पूछा गया है। तो आपको इन दोनों के एटॉमिक वेट याद होने चाहिए यानी 20 तक आप एटॉमिक वेट सभी के याद कर लीजिए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है आपका 14 यानी कि 14 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और हाइड्रोजन के साथ कितना लगा हुआ है 3 तो इसमें 3 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 14:3 और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है बस अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या होता है अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl। इसमें कितने परमाणु हैं ये पूछा गया है तो आप देख ही सकते हैं एक नाइट्रोजन का परमाणु है और ये हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 4 और क्लोरीन के कितने परमाणु हैं 1। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो इसमें कितने परमाणु होंगे 6। तो अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु पाए जाते हैं 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। NH4 और NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा है तो इसके लिए भी आपको क्या करना है सभी के एटॉमिक याद होने चाहिए, सभी के एटॉमिक वेट को लिख लेंगे। तो पहले टोटल का एटॉमिक वेट देखेंगे तो नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना है 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस यहाँ नाइट्रोजन दोबारा आ गया यानी कि 14 और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और ऑक्सीजन के साथ 3 लगा हुआ है इसका मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 और 4 एकम 4 प्लस 14 और प्लस 16 तो कितना हो जाएगा 48। इन सभी को जोड़ लेंगे 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 की 0 हाथ से लगेंगी कितनी 2 और 4 6 1 7 और 1 8। तो टोटल इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 80 और इसमें नाइट्रोजन के कितने परमाणु आ रहे हैं 2। एक नाइट्रोजन का होता है 14, 2 का हो जाएगा 28 और टोटल कितना है 80। इसको सॉल्व कर लेंगे 2 से काटेंगे इसको 4 आ जाएगा 40 और 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे इसको 20 और प्रतिशत के लिए हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। 20 से 100 को काटेंगे कितना आ जाएगा 5 और 7 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों 35। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35%। NH4NO3 में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत मिला हुआ दोस्तों 35% भाग मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों,
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। 37 में क्या पूछा गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हम आपको इसका कंसेप्ट निकालना ही बताएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसका आपको क्या निकालना, सापेक्ष द्रव्यमान, सापेक्ष द्रव्यमान। तो सापेक्ष द्रव्यमान पर एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यानी किसी ना किसी शिफ्ट में आपको सापेक्ष द्रव्यमान के क्वेश्चन मिलेगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हर शिफ्ट में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों किसी भी अणु का सापेक्ष द्रव्यमान निकालना हो तो किस प्रकार निकालते हैं, ये भी हम एटॉमिक वेट के द्वारा निकालते हैं। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 40। बस आपको सभी के एटॉमिक वेट लिख के सभी को जोड़ देना है। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका 16, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, और इसमें कितने लगे हुए हैं, 2, यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस ये 17 दूनी 34 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 7 यानी 74। इसका क्या हो जाएगा, 74 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 74 यूनिफाइड। सापेक्ष द्रव्यमान को दोस्तों किस में मापते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, U बना के इसको प्रदर्शित करते हैं, और इस U को बोलते हैं हम यूनिफाइड, यूनिफाइड। तो दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सापेक्ष द्रव्यमान होगा वो होगा 74 यूनिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके रूप में जाना जाता है। तो जो दोस्तों अणु का गठन करते हैं उनको बोलते हैं परमाणुकता। क्या बोलते हैं, परमाणुकता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 38 क्वेश्चन किए हैं, इसके आगे की जो 39 से स्टार्ट करेंगे हम कल, यानी डे 3 में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।